और सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर 507। और आप मेरे साथ मतलब कैलकुलेशन आपको करना रहेगा और कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन और बाकी सब मैं करता रहूंगा साथ में, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद 507 क्वेश्चन। An aeroplane with its wings spread 10 meter is flying at a speed of 180 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो L आपको दिया है 10 मीटर। ओके, आपको स्पीड दिया गया है 180 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करो 180 को 5/18 करके। आर यू गेटिंग 50 मीटर पर सेकेंड? चेक करते जाओ। इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन the total intensity of earth's field at that part is 2.5 into 10⁻⁴ Weber per meter square. And the angle of dip is 60 degree. The EMF induced between the tips of the plane of the wings will be how much? कितने बजे एग्री करेंगे? अंकित सर ने ये जब कंसेप्ट सिखाया था तो केसेस भी लिखवाए थे कि किस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ओके, कौन से प्लेन में है, ओके, और अकॉर्डिंगली आपको कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा एग्जैक्टली, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, ओके, ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला ध्यान से सुनना। ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला अगर एक रॉड होता है तो आपको पता है इट इज एलबीवी, याद है सबको? ओके, देयर आर टू काइंड ऑफ मोशन, वन इज ट्रांसलेशनल, अनदर इज रोटेशनल। ओके, ट्रांसलेशनल में एलबीवी है और रोटेशनल में हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर है। ओके, 2021 में मुझे कोई भी क्वेश्चन हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर पे नहीं मिला, बट आपको 19 और 20 में मिल जाएगा। ओके, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो एलबीवी में आपको क्या याद रखना है? ये जो बी होता है दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू एल, और बेसिकली, है ना, ये जो आपका एलबीवी है ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सबको याद है ना, एल बी और वी बराबर। सो ये बी का आपको वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर टू आपका हॉरिजॉन्टल होगा। एंड आपको पता है बी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बी एच, दूसरा होता है बी वी। यस और नो? बी एच जिसको हम बी कॉस डेल्टा बोलते हैं और बी वी जिसको हम बी साइन डेल्टा बोलते हैं। एंड 99.9% ऑफ द केस में आपको क्या यूज करना पड़ता है? बीवी। आपने पीआई वॉल्यूम से देखा होगा तो उसमें ऐसा सेम क्वेश्चन होगा। ओके, पीआई वॉल्यूम में भी ऐसा सेम क्वेश्चन है। तो बीवी में आपको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? बी साइन डेल्टा। सो अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करो इन प्लेस ऑफ बी, है ना, तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला हो जाएगा 10 इंटू बी का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁴ साइन 60 इंटू वेलोसिटी का वैल्यू 50। कैलकुलेट करके बता सकते हो आंसर कितना आ रहा है? प्लीज लेट मी नो। जय बोल रहा है वी आर गेटिंग 108.25 मिलीवोल्ट। बाकी सब लोग देखो और क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करिए। $500 इंटू 125 √3/2 भी हो जाएगा। आ रहा है या नहीं? बराबर। सो मितांश का क्वेश्चन है सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, तो वही समझना है। प्लेन इज मूविंग लाइक दिस, आपका मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होना चाहिए, पर आपका मैग्नेटिक फील्ड टेढ़ा है।
और मैंने अभी बताया देयर ऑलवेज शुड बी अ एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड दिस, तो इसीलिए इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो जब आप रिजॉल्व करोगे तो ये डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो हॉरिजॉन्टल होगा, इसलिए बी कॉस डेल्टा कभी नहीं लेते, बी साइन डेल्टा लेते हैं। सबको समझा यार? ये करवाया है क्लास में, मतलब ये सब आना चाहिए अब आपको। ओके, तो दिस इज जहां पे साइड में द कंसेप्ट यूज्ड, ओके, द कंसेप्ट यूज्ड इज E is equal to LBV. Second, the concept use of magnetism, specifically Earth's magnetism. Third, maybe आपको फ्यूचर में रोटेशनल का फॉर्मूला पूछ ले तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर याद रखना। ओके, याद रखो ये जो फॉर्मूला है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला के ऊपर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो आ सकते हैं। रॉड को रोटेट करवाना, व्हील को रोटेट करवाना, व्हील के स्पोक्स को रोटेट करवाना, डिस्क को रोटेट करवाना। तीनों केस में सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तीनों केस में सेम फॉर्मूला लगेगा। इसके क्वेश्चंस आपको आपके स्टेट बोर्ड में मिल जाएंगे, स्टेट बोर्ड में है इसके क्वेश्चंस, ठीक है, हमारी स्टेट बोर्ड में ये तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 507 क्वेश्चन सबको क्लियर है? लेट मी नो, आगे जाऊंगा। सो आपको समझा मैं आज कैसे करवाने वाला हूँ? लेफ्ट साइड पे सॉल्विंग करेंगे, राइट साइड पे जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो लिखते जाऊंगा, सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगी, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा। चलो 507 के बाद आगे बढ़ते हैं 508 पे। The magnetic field in a region is given by B is equal to B naught x by a cap. A square loop of side D is placed with its edges along the x and y axis. The loop is moved with a constant velocity v vector equal to v naught I cap. The EMF induced in the loop is कितना? Okay. So basically आप इस क्वेश्चन को इस तरह से देखो, ये आपका बेसिकली क्या है, स्क्वायर लूप है। ओके, ये आपका स्क्वायर लूप है और अज्यूम करो कि ये आप x डिस्टेंस पे हो, तो डू यू एग्री विथ मी कि ये आप x प्लस d डिस्टेंस पे रहोगे? प्लीज लेट मी नो। कॉमन सेंस ना, ये x पे है तो ये x प्लस d पे होगा। ओके, तो अब अज्यूम करो कि आप इसको नाम दे दो, चलो कोई भी नाम दे दो, लेट्स से ABCD नाम दिया। ओके, सो AD जो है ना, AD वो पॉइंट पे आपको जो B लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? B नॉट x बाय a, सही बात है। और C पॉइंट पे, मतलब वो पॉइंट पे आपको जो B एग्जर्ट होगा वो होने वाला है B नॉट ब्रैकेट में x प्लस d बाई a। ये समझा सबको? प्लीज लेट मी नो। ओके, तो एक चीज समझनी है बेटा, ये मूवमेंट कर रहा है ना, उन्होंने बोला है इट इज मूविंग, तो x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बराबर ना। इट इज मूविंग तो हमें कोई एक रैंडम केस हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले AD वाला जो पॉइंट है उस पे अगर मैं EMF इंड्यूस्ड कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू LBV करेंगे, तो L लेंथ है AD, कितना दिया है D, B का वैल्यू लेंगे B नॉट x बाई a इंटू वेलोसिटी का वैल्यू v। सिमिलरली अगर आप E2 कैलकुलेट करना चाहो बेटा तो कितना हो जाएगा? सेम वे में करेंगे, B नॉट x प्लस d बाई a इंटू b। सो ये E2 मिला बेटा और ये E1 मिला। नाउ ओनली क्वेश्चन रिमेनिंग इज
दो ईएमएफ मिले मुझे, दो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिले, पर मुझे फाइंड करना है नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब मैं करूंगा क्या? विल आई एड देम और विल आई सबट्रैक्ट देम? दैट इज द क्वेश्चन। सो सोचो और आंसर करो। अब क्या करूंगा? E1 और E2 मिल चुके हैं, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए? Should we subtract? Should we add? आप ट्राई करो और देखो कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है बेटा या एडिशन हो रहा है। प्लीज ट्राई। ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, ओके, या जैसा भी, गिव इट अ शॉट एंड लेट मी नो। सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट किया और तो कितना आंसर आ रहा है वो बताओ। If you are subtracting like E2 minus E1, तो आंसर आपको मिल रहा है V naught B square by A। और चेक करो करेक्ट है क्या ये आंसर? 508 का ऑप्शन 3, E2 minus E1 V naught B square by A। ओके, तो है ना। सो x वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, आप ऐड करोगे तो x तो रहेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन विल बी, कितने बच्चों को समझा है कि सब्ट्रैक्शन क्यों करना था? चलो ये तो हमने ऑप्शन से एलिमिनेट करके दिखाया, ठीक है, बट हमें समझना है ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी है, कंसेप्ट भी समझना जरूरी है। व्हाई वी सब्ट्रैक्टेड दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? याद रखना, द पार्टिकल और द रॉड इज मूविंग लाइक दिस, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस इन z डायरेक्शन। ओके, सो माहिन बोला है कि सर ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। ओके, फील्ड का सर डायरेक्शन की वजह से, किसका बेटा? डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि हम लोग का एक साइड पे वो फील्ड के वो बाजू है, और मतलब राइट हैंड थंब रूल एक दूसरे को कैंसिल आउट भी, फील्ड जो है, फील्ड की बात कर रहा हूँ, ओके, उसका डायरेक्शन उल्टा हो सकता है, इसलिए शायद सब्ट्रैक्ट हो। ओके, मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने ईएमएफ इंड्यूस्ड कैलकुलेट जब किया था तो फैराडे का लॉ तो हमें पता है, दैट E इज इक्वल टू d∅ by dt। फिर लेंस आया, लेंस ने बोला कि E इज माइनस d∅ by dt, बराबर। ओके, ईएमएफ इंड्यूस्ड या करंट इंड्यूस्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा रूल हम यूज करते हैं? फ्लेमिंग का। विच रूल वी यूज टू कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ओके, तो मैंने आपको राइट हैंड में पाम रूल सिखाया था क्या बाय एनी चांस? क्या मैंने आपको राइट हैंड में पाम रूल सिखाया था? ओके, तो मुझे बताओगे ये क्या पॉइंट करता था? ये दिस वन, दिस, हाँ, फिंगर्स क्या पॉइंट करता था? हाँ, बराबर, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, अच्छा, फिर थंब क्या पॉइंट करता था बेटा? थंब यूज्ड टू पॉइंट व्हाट? वेलोसिटी, या दिस यूज्ड टू, ये। अब देखो दो चीज बची, ये आपका पाम का फेस है, तो ये क्या पॉइंट करेगा और थंब क्या पॉइंट करेगा? याद करके बताओ, दो चीज बची है। पाम इज वेलोसिटी, पाम इज वेलोसिटी, पक्का ना? सो बेसिकली थंब इज एट हायर पोटेंशियल, सही है, थंब इज एट हायर पोटेंशियल। क्लियर? ये याद करवा था मैंने, पक्का सबको याद है? दिस थंब इज एट अ हायर पोटेंशियल, पाम इज वेलोसिटी, है ना? तो प्लीज चेक, आप अपने राइट हैंड को ऐसा रखोगे ना, बिकॉज आई होप समझ में आ रहा है, लाइक दिस, दिस फिंगर्स इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, ये पाम वेलोसिटी को ऐसा पॉइंट कर रहा है,
और ये ऐसा पॉइंट कर रहा है। सबको समझा है? प्लीज लेट मी नो। मैं किसको देख रहा हूँ? बी और सी रॉड को देख रहा हूँ। आई एम सीइंग बी एंड सी रॉड। इज इट क्लियर? सो बी और सी पे आपका जो ईएमएफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। अंडरस्टूड? किस तरह से मैंने ब्लू कलर से आपको बैटरी बनाया, सबको दिखा? हाउ आई क्रिएटेड द बैटरी। दिस इज योर E2। सिमिलरली AD भी ऐसा ही होगा ना। दिस इज गोइंग टू बी E1। लेट मी नो, दोनों में सेम टाइप में बैटरी लगेगा ना, पर जब आप पूरे सर्किट में देखोगे तो E1 और E2 ऑपोजिट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? व्हेन यू विल ट्रैवल यूजिंग KVL का लॉजिक, माइनस से प्लस फिर प्लस से माइनस जा रहा। अंडरस्टूड? हाँ या ना? चलो जल्दी जल्दी बताओ। अगर आप लूप में घूमेंगे तो नेट ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? माइनस से प्लस देन प्लस टू माइनस, इसीलिए E1 माइनस E2 आ गया। प्लस माइनस कैसे दिया वंशिका, क्या समझाया राइट एंड पाम रूल में? दिस इज बेसिकली व्हाट, द मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रही है Z एक्सिस पे, पाम वेलोसिटी है तो राइट में है, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? नीचे, मतलब ये डायरेक्शन प्लस होगा। दिस इज द प्लस, सो ये प्लस है तो ऊपर माइनस ही आएगा। और क्या ऑप्शन है? समझा? और दोनों रॉड सेम है ना, दोनों रॉड ऐसे ही मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये साइड पॉजिटिव टर्मिनल, ऊपर का नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो अब क्या सबको समझा क्यों हमने सबट्रैक्ट किया और आंसर निकाला? हाँ या ना? चलो बताओ। ओके, तो द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर इज द डायरेक्शन ऑफ induced EMF, Fleming right hand palm rule। और फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल क्या बताता है? सो डिस्कस कर लिया है। फिंगर्स कैपिटल B, ओपन पाम, सरफेस, वेलोसिटी, थंब एट हायर पोटेंशियल। ओके, अगर सबको समझा है और कोई डाउट नहीं है मैसेज करो, आगे बढ़ते हैं। 508 इज डन। सर डीसीपी में पढ़ा था तो थंब वेलोसिटी दिया था शायद, चेक कर ले क्या एक बार? शुड वी चेक वंस? आप लोग चेक कर सकते हो कोई? नोट्स में तो पक्का ऐसा ही था, हायर पोटेंशियल था। ओके सर अभी मुझे मालूम नहीं वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि नहीं, पर पेज नंबर 466 पे एक्स्ट्रा पॉइंट नंबर 1 उसमें थंब को वेलोसिटी लिया। कौन सा है मतलब? मैं आपको फोटो भेजूं उसका? लेफ्ट हैंड पाम रूल में पाम वेलोसिटी हो सकता है। राइट हैंड भी है ना, राइट हैंड वाला ही है वो। डीसीपी में बोल रहे हो ना? डीसीपी ओके, और 466 ऑफ द बुक। गूगल में थंब को वेलोसिटी दिया है। ओके, एक बार चेक कर लेते बेटा, मेरे पास अभी पीडीएफ है, पीडीएफ से देखता हूँ। इसमें ना देयर इज अपर साइड ऑफ, अच्छा
ओके ओके बराबर, हाँ तभी मैंने बताया था, सही है। तो राइट हैंड में आई थिंक सही है, राइट हैंड में फिंगर्स बी है, ओके फिंगर्स जो स्ट्रेच फिंगर्स है वो बी है, ओके वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर जो है वो थंब है, और इंड्यूस्ड करंट जो है अपर साइड ऑफ द पाम। सो आई थिंक ऐसा होगा। सो अपना लेफ्ट हैंड पाम था ना तो। हाँ हमारा लेफ्ट हैंड पाम था, तो अगर इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। सो उसमें देख लो सही जा रहा है क्या, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से जाएगा अभी, लेफ्ट हैंड में सेम चीज होगी या नहीं होगी। फिंगर्स ऐसा, ओपन पाम वेलोसिटी, थंब एज अ हायर पोटेंशियल। सिर्फ फर्क ये आएगा मेरे हिसाब से, फर्क ये आएगा। आई विल चेंज दिस। नहीं नहीं वंशिका, रूल तो करेक्ट ही है बेटा, जो नोट्स में लिखवाया है वो, सिर्फ फर्क ये आ जाएगा ना, अपर साइड पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, बस फर्क ये हो जाएगा। वरिन ने जो बोला वो भी सही बोला, वरिन ने राइट हैंड वाला बोला। वरिन ने जो बोला वो क्या बोला है, फिंगर्स भी है, ओपन पाम जो है वो थंब रहेगा, सॉरी ओपन पाम जो रहेगा वो करंट रहेगा, और थंब जो रहेगा वो वेलोसिटी रहेगा। सही है ना वरिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इस केस में ये हो जाएगा। कौन सा रूल यूज करना है वो बताओ, एक फिक्स कर देते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। विच रूल इज लेफ्ट हैंड ही रखें, डन करो, ठीक है। सो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड पाम रूल, फिंगर्स बी है, ओपन पाम वेलोसिटी है, और थंब आपका क्या रहेगा, हायर पोटेंशियल या इंड्यूस्ड करंट। ओके ठीक है, चलो बढ़िया। सो थैंक यू हाँ वरिन, सो दैट ये क्लैरिटी भी रहेगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो 508 के बाद आगे बढ़ते हैं, 509 पे चले जाता है। 509 काफी इजी है, आप लोग आई थिंक बता सकते हो मुझे। 509 में क्या है कि आपके पास एक रॉड है, इसमें सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, ओके रॉड है, और रॉड जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप देखोगे तो, ओके रॉड इज मूविंग इन अ लेफ्ट डायरेक्शन, ओके। तो आपको क्या बोला है, जो दो लूप बने हैं लेफ्ट और राइट, ओके लेफ्ट और राइट, उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। सो ये लेफ्ट लूप है और राइट लूप है, क्या दोनों में सेम डायरेक्शन होगा, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, वो बनाना है। तो एक तो कॉमन सेंस ये बोल रही है दोनों में ऑपोजिट होगा, ये सबको समझा ना बेटा, दोनों में ऑपोजिट होगा, ये तो सबको समझा, सही है ना, पक्का, ओके। तो पाथ बोल रहा है सर I1 वाले में एंटी होगा, I2 वाले में क्लॉक होगा, मतलब पाथ के अकॉर्डिंग फोर्थ है और सतवारा के अकॉर्डिंग थर्ड है, ओके ठीक है। पाथ कैन यू ट्राई टू एक्सप्लेन, मतलब क्यों आपको ऐसा लग रहा है। हाँ सर, मेरे को एनोटेशन लगेगा, क्या एनोटेशन लगेगा, और लेफ्ट हैंड वो ऐसे बोलते वक्त ऐसे समझेगा नहीं को। अच्छा एनोटेशन आप चाहो तो कर सकते हो, मैंने तो अपना सर्किट ड्रॉ करो, मेरा ड्राइंग इसमें गंदा आएगा लाइक अपना लेफ्ट हैंड पाम रूल ही लगाएंगे, उसमें जो अपना बी है ना, इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स बिकॉज उन्होंने क्रॉसेस बनाए सब जगह, तो इनवर्स हुआ ना, क्रॉस मतलब अंदर जाता है, डॉट मतलब बाहर, क्रॉस मतलब अंदर। तो पिछले वाले में अपन ने अंदर क्यों डाला उसको, पिछले वाले में उन्होंने डॉट दिया था, क्रॉस दिया था, डॉट दिया है उन्होंने के कैप दिया ना, इसलिए मैंने वो वैसा रखा है। बाहर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर रख लो चलेगा, बाहर मतलब रखोगे तो उल्टा हो जाएगा, हाँ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ देखो डॉट, हाँ डॉट इज आउटवर्ड्स, हाँ फिक्स है, और क्रॉस इज इनवर्स,
चलो अब बोलो। क्वेश्चन में भी दिया ना बेटा, इनटू द पेज ही है। नहीं नहीं, फिर गलत है, फिर गलत है मेरा। फिर गलत हो गया तो थर्ड हो सकता है पार्थ, यस यस। क्योंकि एक देखो मिनट। एक चीज तो फिक्स है, 1 and 2 है ना, हाँ 1 and थर्ड है, 2 कैन थर्ड है, नॉट बी द सेम ना, थर्ड है दोनों वो सेम तो नहीं हो सकते। हाँ, नीचे जाके फिर वो डिवाइड होता है ना दोनों में, मतलब R1 एंड L1 एंड I2 में डिवाइड हो जाता है, तो I2 पूरा क्लॉकवाइज घूम के वापस आएगा, और I1 पूरा क्लॉकवाइज घूम के वापस आएगा, I2 एंटी क्लॉकवाइज घूम के वापस आएगा, तो थर्ड आएगा। यस। देखो इसमें भी हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही लगाते हैं। फिंगर्स किसको पॉइंट कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहा है, ओके। ओपन पाम किसको पॉइंट कर रहा है, वेलोसिटी को पॉइंट कर रहा है, और थंब किसको पॉइंट करेगा, हायर पोटेंशियल पे पॉइंट करेगा, बराबर। सो वापस लेते हैं, फिंगर्स किसको पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर किया, इस पाम किसको पॉइंट करेगा, हमारा वेलोसिटी को, ऐसा। सो थंब ऐसा होगा। सो जब करंट मतलब इस डायरेक्शन में करंट जब निकलेगा तो एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। आई होप समझा सबको। मतलब ये रॉड पे बैटरी किस तरह से कनेक्ट होगी, मुझे बताना मैं गलत नहीं हूं तो। बैटरी ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए क्या, एम आई करेक्ट? आप लोग एक बार चेक करो और बताओ। सो अगर बैटरी ऐसे कनेक्ट हुई, ओके, तो करंट फिर इसमें ऐसे जाएगा, ऐसा घूमेगा, और इसमें ऐसा घूमेगा। So this is going to be I1 and this is going to be I2. ये करेक्ट है क्या, प्लीज लेट मी नो। सारे बच्चे एग्री कर रहे हो, ओके। सो इसमें भी है ना, कंसेप्ट तो सेम ही लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का, बराबर। रॉड अगर, हाँ बोलो वंशिका, क्या डाउट है बेटा? सर इसका जब फर्स्ट ऑफलाइन सेशन हुआ था ना, तब आपने एक वो शॉर्टकट लिखाया था, पता है कंफ्यूजन हो रहा था, तो लाइक ऐसे माइंड में आपने वो क्या? पूरा फ्लो चार्ट बना के क्लॉकवाइज कब होता है, एंटी क्लॉकवाइज कब होता है, वो करंट को अपोज करता है तभी। तो ये वो वाले रूल से कर सकते हैं? हाँ वो वाले रूल से भी कर सकते हो। हाँ बस वही आपको पूछना देखना है कि अगर जब लेफ्ट में ये जा रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो रही है, बराबर, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को वहां पे बढ़ाना है, तो आपको ऐसा करंट रखना पड़ेगा, तो ऐसा मतलब क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे जब जा रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही, तो मुझे उसको अपोज करना है, तो मुझे ऐसा रखना पड़ेगा। तो मैं तो एक्चुअली मैं इससे करता भी नहीं, मैं तो राइट हैंड थंब रूल से ही करता हूँ, वो कॉमन सेंस है, लेंजिस लॉ लगा। हाँ बट आपने वो जो दिया था ना वो माइंड में, वो बहुत इजी था, उसके बाद से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं गए थे, तो फिर तब से मैं वो यूज कर रही हूँ। चलेगा, आप वैसा भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। 509 सबको क्लियर है? एवरीवन लेट मी नो, जो भी स्टूडेंट्स हैं। यस, ओम, आयुष, भव्य मोदी, हाइबरनेशन से बाहर आ जाओ थोड़े। दीप शाह, हर्षिल पारेख, जीत, राहिल तन्ना, शॉन, शुभम, वीर पारिक, विश्वा, ऋषिकेश। यस क्लियर है सबको? ओके 510 में आ जाओ। 510 में क्या बोला है देखो, द फिगर शोज अ सर्किट दैट कंटेन्स 4 identical resistor, 2 identical inductor and ideal battery with E equal to 9 volt. The current I just after switch S is closed will be, okay, so याद रखो इंडक्टर है ना, always tries to oppose the change in current. तो अगर पहले इंडक्टर में करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो as soon as the switch is closed, उसके बाद भी वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो इंडक्टर विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट। सबको समझा? इंडक्टर विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट, ओके, as soon as the switch is closed। हाँ थोड़े टाइम बाद है ना, जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा तब वो क्लोज सर्किट की तरफ काम करेगा, उसके भी क्वेश्चंस हैं, ओके।
यहाँ पे आफ्टर सम टाइम नहीं पूछा है, पाचित्रे एज सुन एज द स्विच इज क्लोज्ड। देखो हमारे पास इन वही दो ही ट्रांजिएंट स्टेट हो सकते हैं, आइदर यू कैन हैव t इज इक्वल टू 0 प्लस स्टेट और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट और स्टेडी स्टेट। ओके, आप अभी इंजीनियरिंग में नहीं गए हो जहाँ पे वो आपको कोई बीच वाला स्टेट पूछ सकता है, इंजीनियरिंग में होता है ये सब। ओके, दो ही स्टेट हमारे पास है, या तो तुरंत या तो आफ्टर दिस। ओके, सो जैसे ही तुरंत पूछा तो ओपन सर्किट हो गया। अब ओपन सर्किट हो गया तो सर्किट में देखो आपके पास कितने बचे, एग्री करेंगे कि सर्किट सिर्फ इतना बचेगा, खत्म। सो ये बचेगा हमारे पास 2, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 9। जो राइट वाला है वो तो ओपन हो गया ना, कौन सा, RL और L। सो अगर वो ओपन हो गया तो क्या आप एग्री करोगे आपका जो करंट होगा वो 9/4 होगा। सो प्लीज चेक इज 2.25 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। लेट मी नो 510 समझा है सबको, जल्दी जल्दी बताओ। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा 511 पे आते हैं। देखो 511 में सेम कंसेप्ट यूज हुआ जो मैंने आपको बताया, t इज इक्वल टू 0 वाला और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला। जस्ट अभी बताया ना मैंने आपको, t इज इक्वल टू 0 पे है ना, इंडक्टर किसकी तरह काम करेगा, एज अ ओपन, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर विल एक्ट लाइक अ क्लोज्ड, बराबर। तो अगर ओपन हो गया, अगर ओपन हो गया सो देखो ऐसा सिनारियो है, सो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, ये 5 है, 1 है, ये 4 है और ये क्या है बेटा 5 है और ये E हो गया। सो कितने बजे एग्री करेंगे कि अंकित सर इस केस में 5 और 1 हमारे जाएंगे सीरीज में, मतलब 6 हो गया, 5 और 4 जाएंगे सीरीज में, 9 हो गया, और मेरे हिसाब से 6 और 9 आपके पैरेलल में जाएंगे, तो आपका R जो होगा 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9। ओके, सो कितना आ रहा है आंसर, लेट मी नो। R इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ रहा है, 18/5 आ रहा है क्या। सो आपका करंट हो जाएगा बेटा E अपॉन 18/5, सो 5E/18 विल बी द आंसर। सो ये I1 है। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या सिनारियो होगा, ओके अगर T इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखे तो so inductor will act like a plain wire, ऐसा। so इसमें ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके इसमें बच्चों की गलती होती है, so ध्यान से देख, ठीक है। नाउ दिस 5, ओके ये 5 जो है, ये 5 का एक टर्मिनल यहाँ पे है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे है, ये 5 का ये टर्मिनल यहाँ पे है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे है, और ये दोनों साथ में ज्वाइंट हुआ है, सही बात है, सबको समझाइए। इसमें बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि 1 और 4 को निगलेक्ट करते हैं या 5 और 5 को निगलेक्ट करते हैं। 1 और 4 को निगलेक्ट करके बोलेंगे कि पूरा करंट पीछे से जाएगा, गलत है, ओके बहुत ही बड़ा मिस्टेक। इसीलिए आपको चाहिए ना तो मैं इसको रिड्रॉ करके सिखाता हूँ, ओके देख लो यहाँ पे, लेट अस इसको नाम दे दो A है, ये नाम ले लो B है, दिस इज C, बट ये B C होने वाला है। क्यों दोनों को C दिया, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ओके तो अब बैटरी बनाओ, ये E बनाओ, ये टर्मिनल A नाम दो और ये टर्मिनल को B नाम दो। अब देखो A से क्या क्या ज्वाइन हुआ है, A से C है, ये आपने C बना दिया,
और ए से अगेन एक सी है, ये आपने सी बनाया, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ। उसके बाद सी से आपका बी जॉइंट है और सी से आपका बी जॉइंट है, सो ये 4 हुआ और ये 1 हुआ। कितने बच्चों को ये स्ट्राइक हुआ था, मैसेज करो कि ऐसा डायग्राम बनेगा, नॉट लाइक के 1 और 4 निगलेक्ट होगा। अब जिन बच्चों को ये स्ट्राइक हुआ तो मतलब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी सही से आ रहा है। सर हाँ सत्वान, इसमें वो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ नहीं चूज करेगा क्या? ऐसा नहीं होता ना। लीस्ट रेजिस्टिव पाथ के लिए आपके पास ये चीज भी समझनी है कि जब करंट रिटर्न होगा तो 4 और 1 के थ्रू तो आना ही पड़ेगा ना, बैटरी पे आएगा करंट, कैसे बट बनेगा? अगर वो ए से सी पे जाके फिर 1 से सीधा बैटरी में चला जाए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता ना, कैसे हो सकता है सोचो, हाँ वो पॉसिबल ही कैसे है? हाँ जाएगा तो सही होगा तो। हाँ बराबर, 1 4 निगलेक्ट वाला तो समझा। yes. कोई ऑप्शन नहीं है, बैटरी को यहां से करंट स्प्लिट करना है और यहां से एंटर करवाना है, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। बहुत ही कॉमन सेंस। तो ये जब भी देंगे तो इसको रिड्रॉ करने का आना चाहिए, ये अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सो अब देखो 5 और 5 किस में चले गए, पैरेलल में, तो वो हो जाएगा 2.5 प्लस, और ये 4/5 हो जाएगा। 4/5 कितना हो जाएगा बताओ? 0.8। सो 2.5 प्लस 0.8, ओके, आई थिंक 3.3 जा रहा है। सो आपका I2 जो होगा दैट इज गोइंग टू बी E/3.3। और आपको क्या पूछा है? बस यही पूछा है। सो देख लो, आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको समझा कैसे करना था? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 and 2 पे जाते हैं। 5 and 2 वाला क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो मैंने शायद ये क्वेश्चन करवाया था, मुझे पता नहीं, ऐसा याद आ रहा है। बहुत ही बकवास क्वेश्चन ही है, मतलब बकवास का मतलब इजी है। तो 4 सोलेनॉइड दिया है और यहाँ पे बोला है कि यहाँ से मान लो करंट आ रहा है। आप एग्री करोगे, यहाँ से करंट आ रहा है तो यहाँ से करंट I/3 जाएगा अगर तीनों सेम है तो। बराबर है। और सोलेनॉइड में B का फॉर्मूला होता है μ0 Ni, मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सही है ना, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स और μ0 तो कांस्टेंट हो गया, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो अगर यहाँ पे आपका B का वैल्यू 3 है बराबर, तो डोंट यू थिंक इस पे B का वैल्यू 111 हो जाएगा क्योंकि करंट डिवाइड बाय 3 हुआ है। तो हाँ या ना, कॉमन सेंस ना, अगर यहाँ पे 3 है तो वहाँ 111 होगा। ओके, तो आंसर 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, 1 टेस्ला। इजी था ना काफी, मतलब दिखने में लग रहा है कि क्या तो पूछा है, बट है कुछ भी नहीं उसके अंदर। ओके, सो इट इज सिंपल, करंट को स्प्लिट करना है और करंट का करस्पॉन्डेंस मैग्नेटिक फील्ड के साथ समझना। ओके, 5 and 3, 5 and 3 भी देख लो। The time taken for the magnetic energy to reach 25% of its maximum value when a solenoid of resistance R and inductance L is connected to a battery. Okay, तो मैग्नेटिक एनर्जी को 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू बोला। क्लास में करवाया था मैंने, सेम टू सेम क्वेश्चन, बताओ। ओके, बच्चों को याद है, बच्चों को डायरेक्ट याद है। ओके, बोल सकते हो कैसे किया था? चलो
मुझे बताओ, मैं लिखते जाता हूँ। बोलो पार्थ। हेलो हेलो। हाँ बोलो चित्र। हेलो। हाँ हाँ, तो सर अपन ने ना एनर्जी का अपन ने ना फॉर्मूला ये बनाया था उसका, कि लाइक जो अपना LR था ना, उसमें अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था। हाफ तो एल आई स्क्वायर। हाफ LI स्क्वायर। तो अभी हाफ LI स्क्वायर है ना, उसमें उन्होंने बोला है कि 25% ही चाहिए। तो अपन वो 25% वैसे लेंगे, और फिर उसको ऐसा कुछ उसको हाँ इक्वेट किया। टोटल ये एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी का 25% होगा, इसलिए मैंने हाँ 0.25 हाँ लिया। हाँ हाँ ठीक है? हाँ, ये और कट हो एल गया। आई आई तो अलग होगा। यस। तो फिर आई का अपन ने वो फॉर्मूला E रेश टू ln समथिंग समथिंग L/R वाला फॉर्मूला यूज किया। जैसे एल वहां पे R/C था, एस वहां यहाँ पे अपन ने कंफ्यूजन भी हुआ था कि R/L है कि L/R, तो अपन ने एंड में L/R डिसाइड किया था ना वो। बराबर। तो तो ये उसको 0.25 जो है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और ये यस आई नॉट हो जाएगा। ओके, और आई का फॉर्मूला होता है एज फार एज आई रिमेम्बर, आई नॉट ई रेस टू माइनस टी E बाई रेश टाउ। टू हाँ, और नीवी ने भी एक बता दिया कि करंट आपका हाफ कब होता है ना, एट टी इज इक्वल टू आपका 0.693 टाउ होता है तब। आई थिंक सबको हाफ लाइफ पीरियड पता है, तो उससे भी याद होगा सबको। यस और नो? टी इज इक्वल टू 0.693 टाउ, और टाउ इज एल बाय, और टाउ 0.693 इज ln 2 into L। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। JEE 2021 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, RL सर्किट वाला। सो बच्चे मुझे पूछे कि सर आपने बनाया था क्वेश्चन या 2021 से दिया था, मतलब इंप्रेशन जमाने के लिए। ठीक है, सो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, थोड़े राज राज ही रखेंगे। okay? अब ऐसा बोलोगे कि अंकित सर मतलब मतलब ये करते हैं। ओके, चलो कोई नहीं। अब 514, ठीक है, 514 क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है। ठीक है, 514 क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखो, हाँ ये क्लास में डिस्कस किया था, देखो बच्चों को याद है, मतलब बच्चे भूले नहीं है थोड़ा। पहला ऑफलाइन था ना सर? और ये इजी भी था काफी, है ना, ये इजी भी था। देखो ये आपका यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे बोला है ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू b है, और ये x इक्वल टू 2b है, और ये रॉड जो है वो यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे करके। बराबर। तो मेरे हिसाब से एक चीज तो पक्का है ना, कितने बच्चे एग्री करेंगे कि रॉड जब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक आएगा, तब तक आपका फ्लक्स बढ़ते रहेगा, है ना, क्योंकि देखो ना नंबर ऑफ लाइंस बढ़ते रहेगा, सही है ना। तो जब वो रॉड यहां तक पहुंचेगा तब तक मैक्सिमम होगा, और उसके बाद आगे जाएगा तो फिर नहीं बढ़ेगा ना बेटा, क्योंकि फिर तो नंबर ऑफ लाइंस उतने ही पास हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्लक्स विल बी सेम। सो है ना, कॉमन सेंस क्या बोलता है कि फ्लक्स पहले इतना होगा, और उसके बाद है ना यहां से यहां तक जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर जब रिटर्न आएगा, कितने बच्चे एग्री करेंगे, फिर जब रिटर्न आएगा तो बी तक तो कांस्टेंट है, लेकिन वापस जब जाएगा तो कम होना स्टार्ट होगा, एंड फाइनली इट विल डाई। सो ऐसा वाला ग्राफ जो होना चाहिए वो फ्लक्स का होना चाहिए। आई होप सबको समझा। सो ऐसा ग्राफ शुड बी ऑफ फ्लक्स। जल्दी जल्दी बताओ यार, इज दिस क्लियर? सो दिस इज द फ्लक्स का ग्राफ।
E होता है माइनस d∅dt, E इज माइनस d∅dt। इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है तो इसका ईएमएफ इंड्यूस नेगेटिव होगा, इसका स्लोप नेगेटिव है तो इसका ईएमएफ इंड्यूस पॉजिटिव होगा, और इसका स्लोप कांस्टेंट है तो इसका ईएमएफ इंड्यूस 0 होगा। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। ओके, तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा 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 ऐसा। सो ऐसा ग्राफ कोई होना चाहिए, वो ईएमएफ का होना चाहिए। और पावर जो होता है वो E²/R होता है, मतलब यही सेम ग्राफ ईएमएफ का बट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पावर का जो ग्राफ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। सो ये वाला ग्राफ पावर का होगा। ओके, ईएमएफ वाला ग्राफ में थोड़ा गड़बड़ है उनका, है ना, वो दिख नहीं रहा बराबर से, प्रॉपर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ए ईएमएफ, बी ए फ्लक्स, बी ईएमएफ, सी पावर डिसिपेटेड। ओके, सो ग्राफिकल क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ओके, चलो आगे बढ़े। 5 और 4 क्लियर है सबको? तो बताओ 5 और 5 पे जाता हूँ। An inductor coil stores 64 joule of magnetic energy and dissipate energy at the rate of 640 watt when a current of 8 ampere is passed through it. पहले तो एनर्जी दिया है, सो एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ Li²। सो मेरे पास 64 है, 1/2 L, और करंट दिया है 8 का स्क्वायर, तो L की वैल्यू 2 आ गई। ओके, साथ में मुझे पावर दिया है, पावर कितना दिया है? 640 वॉट। पावर इज I²R। I का वैल्यू भी 8 है तो 64 इंटू R 640। सो R की वैल्यू 10 आई। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट इज टाउ व्हिच इज L/R। आंसर इज 0.2। खत्म। ऑप्शन 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। समझा सबको? कितना सिंपल क्वेश्चन था? मतलब 2 फॉर्मूला पता होने चाहिए, वो भी एकदम सिंपल वाले। So this is 5 and 5. फाइव एंड सिक्स। 5 और 6 में क्या बोला है कि देयर इज अ बार मैग्नेट। अभी देखो बोला बार मैग्नेट है बट बनाया कॉइल वो सिलेंडर जैसा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, उन्होंने कुछ तो अजीबोगरीब चीजें करी है। ओके, तो बार मैग्नेट है और उसको एक लूप के अंदर से पास करवा रहे हैं, जस्ट पास हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो लाइक दिस। सो बोले कि ये अंदर जाएगा और अंदर से निकाल के बाहर निकालेंगे तो आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। ये बेसिकली जितने बच्चों को मेरा पहला लेक्चर याद होगा जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था और मैंने कॉइल कॉल एक्सपेरिमेंट और बार मैग्नेट कॉल एक्सपेरिमेंट, है ना, वहां से समझा था। सही बात है ना बेटा, कि नजदीक आता रहता है। सो देखो
इसमें वो सब तो नहीं देखना ना कि कहाँ से देख रहे हो सर, वहां से देखोगे, यहाँ से देखोगे, है ना, वो सब तो नहीं होगा। पहले तो एक चीज पक्का है, 1 और 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं? बिकॉज जब एंटर करेगा तब एक डायरेक्शन में होगा, बाहर निकलेगा दूसरे डायरेक्शन में होगा, तो ऑपोजिट तो होने वाला है। सही बात है। तो ग्राफ या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। ओके, और क्योंकि -d5/dt है तो पहले नेगेटिव करो और फिर पॉजिटिव करो, तो चेक करो। मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। सिंपल, देख लो सही है क्या? 5 and 6, ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो याद रखो EMF इंड्यूस इज -d5/dt, तो ऑप्शन 3 हमें करेक्ट आंसर मार्क करवाएगा। तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, सिर्फ देखने में डरावना लग रहा है, तो शायद पहली बार अब जब आपके पास आएगा और ऐसे ग्राफ देखोगे ऐसे वाले, तो लगेगा कि क्या ही क्वेश्चन है भाई, इसको स्किप करो। बट हार्डली 1 मिनट में ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है चलो 5 and 7, 5 and 7 भी डरावना है, बट सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो, अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड of 1 Tesla is applied in the field. A metallic circular ring of radius 1 meter is moving with a constant velocity of 1 meter per second along the x-axis. At t is equal to 0, the center O of the ring is at x equal to -1 meter. What will be the value of the induced EMF in the ring at t is equal to 1 second? ठीक है, तो बेसिकली एक चीज तो पक्का है कि आपके पास ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा कुछ तो एंटर कर रहा है, बराबर, ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो, ये आपका सेंटर है। और सेंटर पहले कहां पे बोला है? सेंटर इज एट x इक्वल टू -1। सही है ना? सेंटर इज एट x इक्वल टू -1 और ये पॉइंट x इक्वल टू 0 है। और क्या बोला गया है उन्होंने कि वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड, बराबर। सो एक बात बताओ, 1 मीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी है और टाइम 1 सेकंड बोला, तो एग्री करोगे कि आपका ये जो x है ना, 0 पे आ जाएगा। मतलब जो नया डायग्राम होगा वो ऐसा हो जाएगा। ये आपका सेंटर आ गया। समझा? हाँ या ना? एवरीवन अंडरस्टूड? मतलब अब इतना पार्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। देखो जो मैंने शेड किया है ना, इतना पार्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। ये पॉइंट को कंसिडर करो ए पॉइंट है और इस पॉइंट को कंसिडर करो बी पॉइंट है। और अगर आपको याद होगा, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी। क्या सिखाया था? कि आपको जब भी फॉर्मूला यूज करना है ना, E इज इक्वल टू LBV, इसमें जो L होता है ना, ये L इफेक्टिव होता है। कितने बच्चों को याद है ये वर्ड भी मैंने लिखवाया था और मैंने बोला था L इफेक्टिव इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पॉइंट, है ना। L इफेक्टिव इज द शॉर्टेस्ट, इट्स काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट्स नॉट डिस्टेंस, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो A और B के बीच में अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझेगा कि अंकित सर मुझे यहाँ पे डायामीटर लेना पड़ेगा। कितने बच्चों को समझाइए? आई हैव टू टेक द डायामीटर। सो पार्थ, मान लो कि मेरे अभी तक मैंने रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करवाया है, बट रॉड के बदले में कोई भी आपको शेप दूं ना और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है ना, तो आपको उसका इफेक्टिव लेंथ लेना होता है टू कैलकुलेट। यू कांट टेक, जैसे मान लो मैंने ये शेप दिया,
दिस शेप इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ, तो आप इसको और इसको ज्वाइन करोगे और ये जो भी डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस आप फॉर्मूला में डालोगे LB। समझा बात क्या बताया मैंने? तो अब विद दैट सेम लॉजिक आप सर्कल का ये वाला पार्ट अंदर लेके जा रहे हो इतना, पर इतने पार्ट में A और B में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यही होगा ना, दैट इज डायमीटर, इट इज नॉट दिस। तो आपको ये डालना पड़ेगा, ना कि ये वाला पार्ट, जो बच्चे गलती करते हैं। सो L के जगह क्या डालोगे, 2 डालोगे, B के जगह क्या डालोगे, B की वैल्यू 1 है, वेलोसिटी की वैल्यू 1 है। प्लीज चेक करो आंसर 2 वोल्ट है क्या, ऑप्शन नंबर 2। एवरीवन प्लीज चेक, इज ऑप्शन नंबर 2 द आंसर? और समझा या नहीं समझा बताओ। ओके कितने बजे एग्री करेंगे कि सर अभी क्योंकि करवाया ना, तो अब पूरा क्लैरिटी आया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो अब शायद पूछा जाएगा तो समझेगा, पर वो टाइम पे अगर पहली बार आया होता तो शायद लगता कि नहीं होता सर ये क्वेश्चन। ओके ये क्वेश्चन तब नहीं होता, और इसमें कैलकुलेशन तो है ही नहीं ना, कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, इसमें कंसेप्ट है कि इफेक्टिव लेंथ लगाना है यहाँ। ओके मतलब हर छोटी छोटी चीज जो एनसीईआरटी में है ना दी है, ये एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है ओके हाँ यस माइक। तो अगर इफ दिस इज क्लियर 5 and 7 तो मैसेज करो, तो 5 and 8 पे जाता हूँ। चलो डन करके मैसेज करो, सो आई विल मूव टू 5 and 8। फाइव एंड एट में क्या बोला है, इसने तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ओके अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड A and 1 turn is placed inside a larger square loop of side B and 1 turn. The two loops are coplanar with the center coinciding. If a current I is passed in the square loop of the side B, then the coefficient of mutual inductance between the two loops is how much? सत्वारा कैसे स्ट्राइक हुआ कि आपको प्रोपोर्शनल टू A² B होना चाहिए, A² by B? अरे वो आपने लिखवाया था ना, एक छोटे सर्कल के अंदर बड़ा सर्कल, यहाँ स्क्वायर कर दिया है, बट ऑल इन ऑल ड्रॉप्स डाउन टू द सेम थिंग ना। बराबर सही बात है। सो देखो आपके पास एक छोटा लूप है और हमारे पास एक बड़ा लूप है। छोटे लूप का जो साइड है वो A है और जो बड़े लूप का साइड है वो B है। ठीक है और करंट किस में से पास कर रहे हैं, बड़े लूप में से। तो पहले तो सबको पता है, इसमें अगर आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन थीटा 1 और साइन फाई 1 प्लस साइन। पता है ना ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था फाइनाइट वायर के लिए। सो ये वायर के लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब जिन जिन बच्चों को डाउट है कि अंकित सर इसमें R क्या होगा, थीटा 1 थीटा 2 क्या होगा, वो यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये आपका थीटा 1 होगा या थीटा 2 जो भी लेना चाहो, और ये थीटा 2 होगा और R ये होने वाला। ओके तो कितने बजे एग्री करेंगे कि अंकित सर साइन थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 45 होंगे, तो बेसिकली साइन 45 2 साइन 45 हो जाएगा। क्लियर है सबको? ओके सो थीटा 1 थीटा 2 बोथ आर गोइंग टू बी 45 डिग्री। और एक चीज यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि ये B/2 है। ओके और आप सिंपली दोनों क्योंकि क्या है 45 है
तो एग्री करोगे, r की वैल्यू b/2 हो जाएगी। लेट मी नो, हाँ या ना? चलो ये समझा why r is equal to b/2। नेवी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बेटा, मतलब सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस पे, ओके वापस कहां से रिपीट करूं वो बताओ व्यूषा, स्टार्टिंग से रिपीट करूं? देखो सबसे पहले ये आपके पास एक वायर है, बाकी सब भूल जाओ चलो। और मैंने पूछा कि ये वायर की वजह से यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। सो कैसे कैलकुलेट करते? तो आप कैलकुलेट करते हैं अंकित सर, आप इसको ज्वाइन करो और आप इसको ज्वाइन करो, ओके। अब जब मैं ज्वाइन करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये 90 है, ओके, स्क्वायर है इसीलिए। और अब मैं यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर, तो अगर ये b है, so this is going to be b/2 and this is going to be b/2, so obviously ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये तो 90 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, सो ये भी b/2 हो जाएगा। अब क्लियर है? मतलब आई थिंक बहुत मतलब सिंप्लीफाई कर दिया आपको, है ना? तो नाउ यूज द फॉर्मूला μ0I अपॉन 4 पाई b/2 sin theta 1 plus sin theta 2 2 times sin 45 which is 1/√2, ओके। तो 2 μ0I अपॉन पाई b/√2, ये वैल्यू आ रही अभी। नाउ दिस इज फॉर द सिंगल वायर, पर ऐसा मुझे मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा स्क्वायर है ना, कि ये सिंगल वायर है तो पूरा स्क्वायर है, इसलिए आई हैव टू मल्टीप्लाई फॉर विथ 4। तो मेरा जो बी नेट होगा वो हो जाएगा 4 μ0I अपॉन पाई टाइम्स b/√2, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, ये भी आ रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी फाइंड करना है, ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी आपको फाइंड करना है तो मेक श्योर करो आपके पास फंडा ये होना चाहिए, m इज इक्वल टू 5/I। हाँ, दूसरे का भी खुद का एरिया, बहुत बढ़िया। सो b दूसरे का एरिया खुद का, सो b2a1 अपॉन I करोगे। सो b2 मतलब ये 4 μ0I अपॉन पाई b/√2। एरिया खुद का एरिया मतलब ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया विच इज a² अपॉन I। तो I कट हुआ, 4 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करो, ओके। तो थोड़ा सा सही से करो तो μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 8√2 आ जाएगा, और a² बाई b, सो a² बाई b वाला ऑप्शन एक ही है विच इज 1। कितने बजे एग्री करेंगे कि जो सतवारा को स्ट्राइक हो गया था स्टार्टिंग में कि a² बाई b टर्म होना चाहिए, अगर ये पता होता तो ये इतना सब करने की जरूरत ही नहीं, सही है ना? इफ यू नो दैट, ओके। तो अब वो कहां से पता चला, उसको कहां से पता चला? नोट्स में लिखवाया था क्या? नोट्स में था ये सब चीजें, और आपने प्रीवियस ईयर और क्वेश्चंस देखे होंगे तो प्रीवियस ईयर में भी था सेम क्वेश्चन। जिन्होंने 2020 2019 का क्वेश्चन देखा है तो उसमें है सेम क्वेश्चन। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हम बार बार यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की ट्राई कर रहे हैं?
कि दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, है ना। तो आई थिंक दिस कैन बी द फाइनल आंसर। ओके, 518 इज डन। आगे जाते हैं 519। मुझे चाहिए कि आप लोग आंसर बताओ अब, क्योंकि लेंजेस लॉ अब आपका स्ट्रांग हो चुका है, तो यू कैन टेल मी। अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बिकॉज बी इज, ओके, कॉइल में करंट का डायरेक्शन देख लो क्या है, ऐसा, ये करंट इंड्यूस्ड का डायरेक्शन है। ओके, आपको ये समझना है कि बी है ना, बी क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द प्लेन होना चाहिए, आउटवर्ड इंक्रीजिंग टाइम होना चाहिए, आउटवर्ड डिक्रीजिंग टाइम होना चाहिए, या अगेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल होना चाहिए। मुझे सब लोगों से आंसर चाहिए, पीछे देखे बिना ट्राई करो और बताओ आपके अकॉर्डिंग पैरेलल होना चाहिए या परपेंडिकुलर या आउटवर्ड या इनवर्ड। इनवर्ड तो दिया नहीं, आउटवर्ड होना चाहिए, सोचो। ओके, तो सबसे पहले पैरेलल लाइफ में नहीं आ सकता, है ना, पैरेलल लाइफ में नहीं आ सकता, समझा ना। बिकॉज पैरेलल अगर आया तो करंट इंड्यूस होने का चांस ही नहीं है, मतलब ऐसा है, ठीक है। अच्छा, आउटवर्ड आ सकता है, बिकॉज करंट ऐसा है तो आउटवर्ड तो आएगा ही, ठीक है, वो तो पक्का है, कॉमन सेंस। पर अब डिक्रीजिंग विद टाइम, इंक्रीजिंग विद टाइम, अब सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा है, कौन से डायरेक्शन में बेटा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। लेंजेस लॉ बोलता है करंट इंड्यूस इसीलिए होता है क्योंकि जो चीज एक्चुअली में हो रही है ना, उस चीज को उसको अपोज करना है, याद है ना, जो कॉज होता है हम उसको अपोज करते हैं। नाउ करंट जो इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में है। ओके, मतलब बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो रही होगी तो उसको बढ़ाने की ट्राई कर रहा होगा, सही बात है। बिकॉज अगर बाहर वाली फील्ड बढ़ रही होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ B is increasing, ध्यान से सुनो, if B is increasing then करंट ऐसा जनरेट करवाओ जिसकी वजह से B will decrease, सही है, यही होता है ना पाचित्रे, लेंजेस लॉ यही होता है। अगर B बढ़ रहा है तो करंट ऐसा जनरेट करवाओ कि B उसको कम करे, और B अगर कम हो रहा है तो करंट क्या करो, ऐसा जनरेट करवाओ कि बी बढ़े। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना कंसेप्चुअल मस्त क्वेश्चन है। तो अब सोचो, ठीक है, सोचो, मान लो कि आपने दो पॉसिबिलिटी है ना, देखो उन्होंने तो बोला है या तो आउटवर्ड इंक्रीजिंग विद टाइम है, आउटवर्ड डिक्रीजिंग विद टाइम है, दोनों ऑप्शन कंसिडर करके सोचते हैं। पहला ऑप्शन लेगो, बी आउटवर्ड है और इंक्रीजिंग विद टाइम, ओके, सो इसका मतलब क्या है, बी डॉट है और बी इज इंक्रीजिंग। अब आप मुझे बताओ, अगर बी बाहर की तरफ है और बढ़ते जा रही है तो आपका करंट कैसा जनरेट होना चाहिए, बी को बढ़ाएगा या बी को कम करेगा, बी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सारे बच्चे बोलो डिक्रीज करेगा, सबको दिमाग में क्लियर हो रहा है। सो अगर डिक्रीज करेगा ऐसा करंट चाहिए, तो बी बाहर बढ़ रही है ना, तो बी को कम करने के लिए बी अंदर जानी चाहिए, यस और नो। बी जो बाहर आ रही है उसको कम कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, बाय अप्लाइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो अगर बाहर 50 लाइन आ रही है, आपको उसको कम करना है, 50 को 30 करना है,
तो 30 करने के लिए क्या करोगे, करंट ऐसा बनाओगे। सो करंट ऐसा बनाया मतलब आपका डायरेक्शन करंट का ऐसा होना चाहिए, एंड दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। पर सेकंड वाला केस समझो, अगेन बी बाहर है बट डिक्रीज हो रही है, बी बाहर है पर कम हो रही है, और कम हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या सेम डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा बेटा, मुझे सेम डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, तो ही तो वो बढ़ेगी ना। तो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करने के लिए क्या करूंगा मैं करंट को एंटी क्लॉकवाइज रखूंगा, मैं करंट को एंटी क्लॉकवाइज रखूंगा। वंशिका, वो जो आप माइंड मैप बोल रहे थे ना, मैंने उसमें यही सब सिखाया था, यही सब बताया था, इसीलिए वो बहुत इजी हो जाता है याद करना। ओके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझना। चलो वापस एक बार देख लेते हैं, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम यही होता है। सुनो 5 चित्र, क्या आप एग्री करोगे बी के 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर क्रॉस हो सकता है या डॉट हो सकता है। सारे बच्चे देख लो, चलो जिन जिन को नहीं समझा है और एक बार समझा देता हूँ। बी की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो क्रॉस हो सकता है या तो डॉट हो सकता है। अगर बी क्रॉस होगा तो हो सकता है बी क्रॉस हो और डिक्रीज हो रहा हो विथ टाइम, सही बात है। या दूसरी पॉसिबिलिटी है या तो इंक्रीज हो सकता है, सही बात है। डॉट होगा तो सेम पॉसिबिलिटी, या तो इंक्रीज हो सकता है या तो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। मुझे बताओ एग्जाम में इसके अलावा कोई और चीज आ सकती है क्या, पाथ और सारे बच्चे बताओ, इज एन देयर इज एनी ऑप्शन, कभी भी आ सकता है। और देखो अभी जितने भी क्वेश्चन आए वो इसके ऊपर ही बनेंगे। ओके, तो अगर बी अंदर जा रहा है और डिक्रीज हो रहा है, अगर बी अंदर जा रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, लेंस लॉ के ऊपर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, और इंक्रीज करने के लिए, ओके, अंदर जा रहा है और इंक्रीज करना है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। ऐसा अंदर जाने को डिक्रीज हो रहा है तो अंदर जाने देना है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड बी क्लॉकवाइज। क्या समझा, अभी समझा सबको। अंदर जाती हुई चीज कम हो रही है, मुझे उसको बढ़ाना है। 50 से 30 हुआ, 30 को वापस 50 करना है, तो वापस मुझे करंट ऐसा रखूंगा ना, करंट ऐसा रखूंगा तो अंदर गया ना। सो ये क्लॉकवाइज हुआ तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यस, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी। अब लॉजिकल है ना, आई थिंक ये और ये हो गया। तो दिस इज द माइंड मैप जो मैंने दिया था एक्चुअली क्लास में। इफ यू रिमेंबर दिस देन आई थिंक इट बिकम्स वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार आप ये समझ लो तो अब समझा पार्ट, बाकी सब लोग क्लियर है ये। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 519। देखो कुछ कैलकुलेशन नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट अप्लाइंग द माइंड। ओके, चलो मैसेज करो डन करके, सो आई कैन गो अहेड। ठीक है, ओके 520। अच्छा 520, और मैं चाहता हूं कि बच्चे खुद से करें और मुझे आंसर बताएं। फॉर द गिवन सर्किट व्हेन द की इज क्लोज्ड द स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच्ड, क्या होगा बताओ, ऐसा पूछा गया। इससे इजी क्वेश्चन तो लाइफ में नहीं आ सकता यार।
सबको समझा? स्टेडी स्टेट है तो आराम से क्या होगा, कंडक्टर बनेगा, बराबर है ना? स्टेडी स्टेट मतलब t टेंड्स टू इंफिनिटी, t टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब इट विल लाइक अ क्लोज्ड स्विच, नॉट ओपन स्विच। बात आपने अगेन गलती करी बेटा यहाँ पे। सो इस केस में वो उड़ेगा नहीं, वो रहेगा। 3 3 और 3 तीनों किस में जाएंगे, पैरेलल में जाएंगे। सो 3 पैरेलल 3 पैरेलल 3, आंसर 1 आएगा। ये 1 को 2 के साथ ऐड करो तो आंसर 3 आया। हेंस आपका जो करंट होगा वो आ जाएगा 30/3, आंसर इज 10। समझा चित्रे क्या गलती करी? तुरंत बोला होता ना, तुरंत के क्लोज किया और बताओ ऐसा, तो इंडक्टर हट जाता, समझा? t इज इक्वल टू 0, तो वो 2 3 वाले हट जाते, तो उस केस में 2 + 3 5 होता और 30 डिवाइड बाई 5 करके 6 करते, जो बच्चों ने किया था इस टाइम पे। इस क्वेश्चन में देयर वर मेनी स्टूडेंट जिन्होंने आंसर बी मार्क किया था, समझा ना? और कर सकते ना, दुया भी है वो। तो कौन से केस में होता? एज सुन एज द स्विच इज क्लोज्ड, वो वाला करंट होता। ओके, सो आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। स्टेडी स्टेट मतलब t इंफिनिटी पे होता है, यस, स्टेडी स्टेट t इंफिनिटी पे होता है। चलो 520 डन है। 521, अच्छा एक बात बताओ, 521 का डायग्राम देख के लग रहा है ना क्या तो दिया है सर, आया ना? 521 देख रहे हो? क्वेश्चन देखो और यस यस, और ये शीट में बहुत इजी था ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। ओके देखो, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना भाई, दिमाग ही नहीं लगाई ना। ओके, आप पहले तो LBV लगाओ और E कैलकुलेट करो, चलो इतना तो कर सकते हो। LBV लगाओ। सो L देख लो, L कितना दिया है अंकित सर? L दिया है लेंथ, इज द लेंथ गिवन बाय एनी चांस? 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 ले लो। B दिया है, B कितना दिया है? 5। V दिया है, V नहीं दिया ना, V तो कैलकुलेट करना है, V एज इट इज, बराबर। अब ये जो 4 और 4 है ना बेटा, ये आई थिंक सीरीज में है, बराबर ना? 8 हो जाएगा, और वो 4 और 4 भी सीरीज में है तो 8 हो जाएगा, और वो 8 और 8 वापस पैरेलल में 4 हो जाएगा। तो सर्किट ऐसा होगा, ओके ये E होगा। ये रेजिस्टेंस दिया है, आपने देखा होगा ना कि 1 ओम दिया है। इफ यू रीड द क्वेश्चन, a square loop of size 20 centimeter, resistance 1 ohm is moving towards the right. ओके, और ये 4 ओम है। 4 ओम कहाँ से आया? अभी समझाया, 4 है ना, 4 और 4 और 4 और 4 वैसा करके, ठीक है? सो 4 वहां से आया। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 ओम। और करंट आपको क्या दिया गया है? करंट इज 2 मिली एम्पियर, बराबर। तो आपका 5 2 10, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1 इंटू V। V क्या आ रहा है? 10⁻² आ रहा है क्या? which is 1 cm/s, ऑप्शन बॉम्बे। इज इट क्लियर? सबको समझा बेटा? पक्का? ओके, सो कैन वी से हमारे MCQ काफी जल्दी हुए आज कंपैरेटिवली, मतलब अगर हमने देखा भले ज्यादा थे, बट इस वे में जब गए कंसेप्ट भी याद होता रहा, प्लस हमारे MCQ भी होते रहे। ओके, तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक 15 मिनट्स ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं,
फिर वापस कंटिन्यू करता है। और मुझे एक बात बताओ, सेम मीटिंग पे ज्वाइन करो, मुझे एक बात बताओ कि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करने में मुझे लग रहा है मुझे 15-20 मिनट लगेगा। ओके 20 मिनट, या तो क्या करूं, एसी भी कंटिन्यू करूं क्या? मतलब ब्रेक के बाद अगर ईएमआई हो गया तो एसी कर लूं कंटिन्यू? अगर प्रिपरेशन एसी नहीं किया, पर मैं तो करवा ही सकता हूँ ना, आपको रिवाइज तो करवा ही लूंगा, एटलीस्ट जितना होगा उतना, भले कुछ नहीं तो आधा भी हुआ तो एक तरह से अच्छा है। मतलब टाइम है तो क्यों इन्वेस्ट कर ही लो ना। अभी देखो याद नहीं था तो मैंने रिवाइज किया, तो करवा ही लूंगा मैं कहीं ना कहीं। ओके चलेगा। सो रिकॉर्डिंग तो मैं वैसे भी करूंगा, ठीक है। सो चलो ठीक है, मिलते हैं। 11:45 को ज्वाइन करो। ओके सर मेरे साइड से एक बार लैग हुआ था तो आपने 5:21